अब आगे सिया रीति की उल्टी सीधी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करती है और मिहिर की तुरंत देखते हुए कहती है, तुमने बताया नहीं, क्या ये सच में तुम्हारी वाइफ है? मिहिर उसकी बात को काटते हुए कहता है, ये सब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ, उसे रात को हुआ क्या था जिस रात को तुम गायब हुई थी? इतने सालों तो तुम कहाँ थी और आज तुम इस हालत में क्यों हो? मिहिर की बातें सुनकर सिया अपने आंखों में नकली आंसू लाते हुए कहती है, शायद मुझे मेरे प्यार करने की सजा मिली है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है सभी प्यार करने वालों को उनकी मंजिल ही मिले। वैसे तुमने पता है उस रात को बहुत खुश थी क्योंकि उस दिन तुम्हारा बर्थडे था और मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें सबसे कीमती गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारी बताई हुई जगह पर जैसे ही पहुंची वैसे ही वहां पर एक कार आ गई और उस कार से कुछ लोग निकले और उन्होंने मेरा किडनैप कर लिया। और जब मैं होश में आई मैं एक अजीब सी जगह पर थी, एक अंधेरे कमरे में। 24 घंटे तक तुम मुझसे कोई मिलने तक नहीं आया और जब दूसरे दिन उस अरे में एक आदमी आया और उसने मुझे बताया कि मेरा किडनैप हो गया है और वह मुझे एक पानी का बोतल देकर वहां से निकल गया। फिर दोपहर में एक और आदमी आया, तब मैंने उससे पूछा कि तुम लोगों ने मेरा किडनैप क्यों किया है, मेरा किडनैप करके आखिर तुम्हें मिलेगा क्या, क्योंकि मैं तो एक अनाथ गरीब लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तब उस आदमी ने बोला, तुम अनाथ हो गई हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। वैसे भी तुम हमारे बहुत काम की चीज़ हो, तुम हमारे बहुत कमाने वाली हो और हाँ अब से तुम यहीं पर रहने की आदत डालो क्योंकि तुम अब यहीं पर हमारे साथ रहोगी और जब सही टाइम आएगा तब हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम सोच भी नहीं सकते मिहिर, मैं उनकी बातें सुनकर कितना ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, मैं शायद इसी कैद में मर जाऊंगी। और फिर ऐसे ही करके एक एक दिन बीतने लगे, कभी बोलो मुझे कुछ खाने को दे देते तो कभी बस मुझे पानी पर ही रहना पड़ता। 2 सालों तक तो उन्होंने मुझे बांधकर एक अंधेरे रूम में रखा, लेकिन जब उन्हें लगा मैं अब यहाँ से नहीं भाग सकती हूँ तब उन्होंने मुझे उसे रूम से बाहर निकाला और तब वह लोग मुझे अपने सारे काम करवाने लगे, जैसे खाना बनवाना, घर की साफ सफाई करना, उनके कपड़े धुलना। एक काम वाली बाई बन के रह गई थी मैं। तभी उस रूम में श्रेया आते हुए कहती है, भाभी आपके स्कूल नहीं जाना है, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, मैं अभी आता हूँ ठीक है। रीति कहती है, लेकिन मैं तो स्टोरी सुन रही हूँ ना दीदी। श्रेया कहती है, आगे की स्टोरी मैं आपको बाद में बता दूंगी, आप जाकर तैयार हो जा पहले। इतना बोलकर वह रीति को वहां से निकाल देती है और फिर सिया को घूरते हुए उसके सामने बैठ जाती है और कहती है, वह जब उन्होंने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया था तुम उसे घर में गाय की तरह काम कर रही थी, तो क्या तुम्हें उसे घर में कहीं पर फोन वगैरह नहीं मिला या फिर तुमने वहां से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? सिया उसकी बातें सुनकर एकदम शांत पड़ जाती है। तभी श्रेया कहती है, अरे सिया मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, चलो बताओ आगे क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सिया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं कोशिश की थी कि मुझे कोई फ़ोन मिल जाए और मैं मिहिर को कांटेक्ट कर सकूं, लेकिन वह लोग अपना फ़ोन छुपा कर रखते थे और मैं भाई कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे, अगर मैं भागती भी तो बोलो मुझे तुरंत पकड़ लेते हैं। श्रेया कहती है, ओह सिया 7 साल तक तुम उन दरिंदों के बीच कैसे रही, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर तुम वहां से बाहर कैसे निकली? सिया कहानी बनाते हुए कहती है, एक दिन मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना कि वह लोग मेरा यूज़ करने वाले हैं मिहिर के खिलाफ। वह लोग मेरा इस्तेमाल करके मिहिर को मजबूर कर देंगे वह करने पर जो वह लोग उसे करवाना चाहते हैं। और तभी मैं सोच लिया मैं अपने प्यार के साथ अपनी वजह से तो कभी कुछ बुरा नहीं होने दे सकती, इसलिए मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वहां से भाग निकली और अब मैं इस साल में तुम्हारे सामने हूँ। उसकी बातें सुनकर मिहिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सिया मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं उस रात तुम्हें लेने आ गया होता तो शायद ये सब नहीं होता। सिया मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं मिहिर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, किस्मत को शायद यही मंजूर था। वैसे मैं तुम्हें खुश देखकर काफ़ी खुश हूँ, चलो अच्छा हुआ कम से कम कोई तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। मुझे कोई अफसोस नहीं है अपनी लाइफ का 7 साल गंवाने का। और हाँ आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही हो तो, क्योंकि मैं बिना तुमसे पूछे तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई। वैसे अगर मुझे पता हो तो तुमने शादी कर लिया तो मेरा यकीन मानो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आती। हाँ मेरी लाश जरूर आ जाती तुम्हारे सामने, लेकिन मैं कभी नहीं। सिया की बातें सुनकर मिहिर को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है क्योंकि उसे लगता है सिया ने उसकी वजह से इतना कुछ सह रही थी, इतना कुछ झेल रही थी और वह उसका इंतजार नहीं कर पाया बल्कि उसने शादी कर ली।
हाँ, उसने गुस्से में शादी की थी, लेकिन वह अपनी सिया को कैसे भूल सकता है? वो सिया की जगह किसी और को कैसे दे सकता है? अगर उसे सिंघानिया परिवार को पनिश करना ही था तो वह किसी और तरीके से भी पनिश कर सकता था ना। उसे शादी करने की क्या जरूरत थी? सिया जैसे ही मिहिर के आंखों में गिलक दिखती है, उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वह अपने मन में कहती है, मुझे पता था तुम मुझे प्यार को मुझे तो कभी नहीं बोल सकते, लेकिन अफसोस मैं पहले भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए आई थी और अब भी मैं तुम्हारी लाइफ में वापस तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। वही श्रेया को सिया पहले भी पसंद नहीं थी, वापस अपने भाई की वजह से उसे जिला करती थी, लेकिन जब वह उसके चेहरे पर उसे मिस्टीरियस स्माइल को और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देती है तो वह पूरा चीज समझ आती है और वह अपने मन में कहती है, इस बात में भाई को तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसाने दूंगी। अब टाइम आ गया है दुनिया वालों को ये पता चलने का कि मिहिर सिंह राजपूत की वाइफ को है। अब आगे सिया जब मिहिर को बुरा महसूस करते हुए दिखती है तो वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर खुद को सेठ दिखाते हुए कहती है, मिहिर तुम इस तरह से टेंशन मत करो, वह भी मेरे लिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो। वैसे भी तुमने बहुत कुछ सहाय होगा इन 7 सालों में, अब और नहीं। मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से और परेशान हो। मिहिर उसकी बात सुनकर अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इन 7 सालों में परेशान मैं नहीं हो रहा था, तुम हो रही थी। मैं तो यहाँ पर एक शांत सी जिंदगी जी रहा था और तुमने पता नहीं उस कैद में क्या क्या झेला होगा। सिया कहती है, मिहिर प्लीज बीती हुई बातों को याद करके खुद को दुखी करना बंद करो, और हाँ प्लीज रीति को हमारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट जाए। वैसे भी मैं तो बीता हुआ कल हूँ और बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। मैं ठीक होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज तुम टेंशन मत लेना कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद बात कर दूंगी। वैसे भी मेरा है ही कौन, मैं तो कहीं पर भी रह लूंगी, किसी अनाथ आश्रम में भी जैसे पहले रहा करती थी। मिहिर जब सिया के मुझे ऐसी बातों को सुनता है तो वह तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, सिया तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले भी ये तुम्हारा घर था और अभी भी तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ पर रह सकती हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे यहाँ पर रहने से। और हाँ मैं जानता हूँ हमारे साथ पहले की तरह अब नहीं है, लेकिन हम दोनों दोस्त तो अभी भी है ना, बस इसलिए तुम इसे अपने घर समझो। सिया उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर अपने मन में कहती है, अच्छा तो अब तुम हम दोनों के बीच लाइन खींचना चाहते हो, बट अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें अपना बनाने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हें उस लड़की का बनने देने के लिए। फिर सिया अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए कहती है, तुमने मेरे बारे में इतना सोच यही काफी है मेरे लिए, लेकिन मिहिर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। आखिर मैं किस हक से रहूंगी यहाँ पर? पहले जिस हिसाब से मैं यहाँ पर रहा करती थी वह हक भी तो अब मुझसे छीन गया ना, और इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा, इससे पहले कि तुम्हारी वाइफ को कुछ पता चले और तुम दोनों के बीच दरार पड़ जाए। मिहिर सिया की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखती है। वह जानता है कि सिया के जाने से उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन वह ये भी समझता है कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मिहिर गहरी सांस लेकर कहता है, सिया तुम्हारा हक सिर्फ कोई रिश्ता नहीं तय करता, तुम्हारा हक तुम्हारी तकलीफें तय करती हैं, और जितना तुमने सहा है उतना शायद ही किसी ने सहा हो। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारा होना मेरे लिए मायने रखता है। मैं रीति से बात करूंगा, सच बताना जरूरी है। सिया की आंखों में चमक आती है, लेकिन वो उसे छुपा लेती है। धीरे से कहती है, नहीं मिहिर, सच बताने से तुम्हारे रिश्ते पर असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बंधन टूटे। मिहिर आगे बढ़कर सिया के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अगर कोई रिश्ता सिर्फ छुपे हुए सच पर टिका हो तो वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है, और मैं नहीं चाहता कि रीति या तुम कोई भी इस बोझ को ढोए। सिया अब अपने नकली आंसुओं को और ज्यादा बहाना चाहती है, लेकिन मिहिर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसके दिल को चुभती है। फिर भी वह अभिनय करते हुए धीरे से कहती है, तो क्या अब तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं यहाँ रहूं एक मेहमान बनकर, जबकि कभी इस घर में मेरी हर दीवार मेरी कहानी कहती थी? मिहिर थोड़ा कठोर होते हुए कहता है, नहीं सिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ रहो अपनी मर्जी से, अपनी पहचान के साथ, लेकिन जो बीत गया है उसे हम जबरदस्ती लौटा नहीं सकते। अब अगर कुछ हो सकता है तो वो है एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत, दोस्ती की बुनियाद पर। सिया मन ही मन और भड़क जाती है। वह सोचती है, दोस्ती, सिर्फ दोस्ती नहीं मिहिर,
तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी बनने नहीं दूंगी। अब मुझे तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी पत्नी बनना है, हर हाल में। और फिर वह मिहिर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है मैं यहाँ पर रहूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम हमारे बारे में रीति को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती वह किसी और नज़रों से देखे। प्लीज़ मिहिर, तुम मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। तभी वहां पर श्रेया आकर सिया का हाथ मिहिर के हाथ से हटाकर अपने हाथों में पकड़ लेती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, हमारी भाभी ना बहुत ज़्यादा समझदार है, इतनी छोटी सी बात का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम बता भी देंगे तो। और वैसे भी तुम तो भाई की बिता हुआ कल हो, और किसी का कल किसी का आज खराब कभी नहीं कर सकता है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा जिक्र रीति के सामने कभी नहीं करेंगे। और हाँ भाई, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? देर हो रही है। मिहिर श्रेया की बात सुनकर कहता है, ठीक है तुम सिया का ध्यान रखो, मैं जाता हूँ। मिहिर के वहां से जाते ही सिया श्रेया के हाथ तुरंत अपने हाथों को खींच लेती है और कहती है, अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, यही ख्याल मेरा भी है तुम्हारे लिए भी। अब आगे। सिया फिर फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है मिहिर डाइनिंग एरिया में है, तो वह भी वहां पर चली जाती है और जाकर मिहिर के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी वहां पर श्रेया और रीति एक साथ आती है। रीति जैसे ही सिया को मिहिर के पास वाली सीट पर बैठे से दिखती है तो उसे पता नहीं क्यों लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, और वह सिया को घूर घूर कर देखने लगती है और फिर वह उसके पास जाकर उसके कंधे पर हल्के हाथ से टैप करते हुए कहती है, हस्बैंड की बगल वाली जगह तो मेरी है ना, आप यहाँ पर क्यों बैठी हो? सिया उसकी बात सुनकर अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यह तुम्हारी जगह है, मैं अभी हट जाती हूँ यहाँ से। तभी मिहिर सिया का हाथ पकड़ ले यार कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर बैठ गई हो तो यहीं पर बैठ जाओ, वह कहीं और पर बैठ जाएगी। रीति मिहिर की बात सुनकर उसके फेस की तरफ देखने लगती है और फिर वह दूसरे साइड जाकर चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वह अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रही है। वह अपनी प्लेट में खाना निकालती है, लेकिन ध्यान बार बार सिया और मिहिर की ओर जा रहा है। श्रेया माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहती है, चलो सब लोग खाना शुरू करो, मालती आंटी ने इतना टेस्टी खाना बनाया है, ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। सिया प्लेट में सब्जी डालते हुए कहती है, हाँ आंटी के हाथ की खुशबू तो पहले से ही आ रही है, बहुत दिन बाद ऐसा घर जैसा खाना मिल रहा है। मिहिर उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, घर जैसा नहीं, ये तो घर ही है। सिया उसकी बात पर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती है। रीति अब खुद को रोक नहीं पाती और अचानक बोल पड़ती है, इतना अपनापन तो जैसे आप पहले से ही इस घर की मेंबर हो। सिया उसी शांत अंदाज में जवाब देती है, कभी कभी कुछ रिश्ते पुराने होते हैं, बस उनकी पहचान देर से होती है। ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं और सिया कोई कसर नहीं छोड़ती है रीति को यह फील करने में कि वह हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्राइंग रूम। सुबह की चाय। रीति मिहिर के लिए चाय बनाकर लाती है, सिया वहीं बैठी है, हाथ पर पट्टी बंधी है। सिया हल्के ताने के अंदाज में कहती है, रीति तुम्हारी चाय में वही बात नहीं जो मिहिर मुझे बना कर देता था, याद है मिहिर? मिहिर कहता है, हाँ याद है, तुम तो खुद ही 10 बार शक्कर मांगती थी। रीति हल्का मुस्कुरा कर रह जाती है, लेकिन उसके मन में चुभता है। सीन 2। किचन में। रीति रात के खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी सिया अंदर आती है और अपनी नाक से कोड़कर कहती है, तुम हर चीज में हल्दी डालती हो। मिहिर को तो याद है ना, उसे हल्दी वाली सब्जी से एलर्जी थी, लगता है अब टेस्ट चेंज हो गया। रीति थोड़ा अचकचाती है और कहती है, लेकिन ने कभी कुछ कहा नहीं। सिया हंसकर कहती है, वो तो कभी कुछ कहता ही नहीं, बस सामने वालों को उसे खुद समझना पड़ता है, बट तुम उसकी बीवी होकर भी उसे अभी तक नहीं समझ पाए। कम से कम तुम्हारी शादी को तो 6 मंथ हो ही गया, इतने दिनों में तुम्हें उसे अच्छे से जाना चाहिए था। सीन 3। मिहिर के कमरे में किताबें टटोलते हुए। सिया किताबों की अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालती है और उसे सबको दिखाते हुए कहती है, ओह गॉड मिहिर, तुम्हें याद है ये डायरी? इसमें तुमने मेरे लिए कविता लिखी थी। रीति वही कपड़े समेट रही होती है। सिया जानबूझकर जोर से पढ़ती है, तेरी हंसी में जो जादू है वो किसी और में नहीं। वाओ, अभी भी वैसी ही लगती हूँ क्या? मिहिर आकर तुरंत उसके हाथ से उसे डायरी को छीन लेता है और कहता है, ये बहुत पुरानी बात है और पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठा करते हैं। सीन 4। डिनर टेबल पर। रीति ने खाना परोसा है, मिहिर खाना शुरू करता है।
सिया उसके प्लेट से एक निवाला लेते हुए कहती है, रीति, ये दाल थोड़ी फीकी नहीं लग रही। मिहिर के टेस्ट को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, स्पाइसी पसंद है ना। मिहिर चुप है। रीति पानी पीने के बहाने उठ जाती है। 5 सीन। रीति शावर लेकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है वह अपने रूम में सिया को पाती है। वह अपने बेडरूम में सिया को देखकर एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसको ऊपर से नीचे तक देखती है उसको बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सिया ने मिहिर की शर्ट पहन रखी होती है और वह जैसे ही रीति को देखती है वह स्माइल करने लगती है और कहती है, ओह सॉरी रीति, तुमसे बिना पूछे तुम हर बेडरूम में आने के लिए, लेकिन वो क्या है ना तुम्हें पता है ना, मेरे लिए अभी जो भी कपड़े आए हैं सब नए नए हैं और मुझे नए कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आ गई कपड़े लेने के लिए और मुझे मिहिर का शर्ट दिख गया तो मैंने इसे ही ले लिया, क्योंकि मेरी ना आदत हो गई है उसके कपड़े पहनने की। मैं पहले भी उसके कपड़े पहना करती थी, मुझे ना उसे कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। रीति उसकी बात सुनकर धीरे से कहती, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरे घर का सुकून मत छीनो। सिया उसकी बातों को सुन लेती है और फिर अपने मन में कहती है, सुकून तो तब गया था जब मिहिर ने कुछ और चुना था, और वैसे तुम इतने दिनों से जिस तरह से शांत हो, मैं इसे देखकर इतना तो समझ गई हूँ कि मेरे छोटे मोटे चलों से तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। मुझे तुम दोनों को अलग करने के लिए एक बड़ी चाल चलनी होगी, इसलिए अब तैयार हो जाओ मिहिर की लाइफ से बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज की रात आखिरी रात होगी तुम्हारी इस घर में। अब आगे। रीति हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी वहां पर सिया आ जाती है और रीति को देखते हुए कहती है, रीति, मिहिर कब तक आने वाला है। रीति जो टीवी देखने में बिजी होती है वह उसकी बात सुनकर अपना फ़ोन उठाकर उसे दे देती है और कहती है, आप खुद पूछ लो ना। सिया भी यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत उसका फ़ोन लेकर मिहिर को कॉल लगा देती है और पता कर लेती है वह कब तक घर आने वाला है, और फिर वह भी उसके साथ वहीं पर बैठकर टीवी देखने लगती है। रीति फिर कुछ देर तक टीवी देखती है और फिर उठकर वहां से जाने लगती है, तभी सिया उसे रोक लेती है और कहती है, रीति कहाँ जा रही हो, मेरे साथ बैठो ना, हम साथ में टीवी देखते हैं, चलो मैं तुम्हें अपना फेवरेट मूवी दिखाती हूँ। रीति उसकी बात सुनकर कहती है, लेकिन रीति को अब टीवी नहीं देखना है, उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है, मैं गार्डन में जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर सिया कौन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है और कहती है, तुम्हें गेम ही खेलना है ना, तो चलो हम साथ में टीवी देखते हुए गेम खेलते हैं, मैं तुम्हें एक नया गेम खेलना सिखाती हूँ, इसमें तुम्हें मज़ा भी आएगा। रीति उसकी बात सुनकर थोड़ी सी क्यूरोस हो जाती है, इसलिए वह उसके पास ही रुक जाती है और कहती है, ठीक है चलिए हम गेम खेलते हैं। सिया फिर एक मूवी लगा देती है और कहती है, इस मूवी के डायलॉग को ना तुम्हें कॉपी करना है, मेरा मतलब जो इस मूवी में हीरोइन है वह जो भी डायलॉग बोल रही है और जिस एक्सप्रेशन के साथ बोले तुम्हें उसे डायलॉग को उसे एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। रीति कहती है, ओह मतलब मुझे हीरोइन बनना है, फिर आप क्या बोलोगे। सिया उसकी बात स्माइल करने लगती है और कहती है, मैं तो विलेन हूँ, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। ये बात उसने काफ़ी धीरे से कही होती है जिससे रीति सुन नहीं पाती है। सिया फिर रीति से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करवाती है और वह साथ में टाइम को भी देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है, जैसे उसके दिमाग में बहुत बड़ी कोई प्लानिंग चल रही हो। रीति फिर उस मूवी के हीरोइन को ध्यान से देखते हैं और फिर अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, तुम मेरे हस्बैंड की एक्स हो और मैं उनकी प्रेजेंट, उनकी वाइफ, इस घर की मालकिन, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने एक्स के घर में कदम रखते हुए। ये घर मेरा है, हस्बैंड सिर्फ है। सिया जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगती है, वाह रीति, तुम तो नेचुरल हो, एकदम फायर। अब अगला डायलॉग ट्राई करो और थोड़ा और एंग्री बनो, जैसे तुम्हारे सामने सच में वो औरत खड़ी हो। रीति पूरी एक्टिंग में डूब जाती है। वो खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रखती है और कहती है, मेरे घर में आकर मेरा चैन चुराने की कोशिश मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। हस्बैंड अब सिर्फ मेरे हैं, समझी तुम। एक्स होना तो ठीक है, लेकिन एक्स की लिमिट में रहना सीखो। सिया के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो एकदम शांत स्वर में कहती है, परफेक्ट, अब बस यही लाइन दोबारा बोलो, लेकिन इस बार जोर से, जैसे कोई तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हो। रीति अब और जोर से बोलती है, उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है, हस्बैंड अब सिर्फ मेरे हैं और मैं तुम्हें कभी वापस उसकी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में कदम रखने की। ये सिर्फ ईंट पत्थर से बना मकान नहीं है, ये मेरा सम्मान है, मेरा रिश्ता है। और हस्बैंड,
हस्बैंड के साथ मैं 7 फेरे लिए हैं 7 जन्मों के लिए, अब उन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ एक अधूरी याद हो और यादों की कोई जगह नहीं होती इस घर में। वही सिया धीरे से अपनी तिरछी नज़र करके बाहर की तरफ देखती है तो उसे मिहिर की परछाई दिख जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह अपनी आंखों में नकली आंसू ले आती है। रीति भी उसकी आंखों में आंसू देखकर कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे लगता है ये सब गेम का हिस्सा है। इसलिए रीति आगे कहती है, तुम जब उसकी जिंदगी में थी तब वो सिर्फ मुस्कुराता थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ वो जीना सीख गए हैं। तुम बीता हुआ कल हो और मैं उसका आज भी हूँ, उसका भविष्य भी। एक औरत सिर्फ तब नहीं हारती जब उसका मर्द छिन जाए, वो तब हारती है जब उसकी खुददारी कुचल दी जाए, और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब रीति खड़े होकर पूरे एटीट्यूड में बोलती है, जैसे कोई रानी अपने किले से दुश्मन को ललकार रही हो। जब पहली बार तुमने इस घर में कदम रखा था, मुझे एहसास होता है कि कुछ लोग अतीत की कब्र से लौटने की जिद करते हैं, लेकिन याद रखना, इस बार अगर तुमने मेरी हदें पार की तो मैं सिर्फ पत्नी नहीं, एक तूफान बनकर उठूंगी, और उस तूफान में तुम्हारी सारी चालाकियां उड़ जाएंगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इतना बोलकर वह सिया के कहे अनुसार गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से ऊपर चली जाती है, क्योंकि सिया ने उसे बताया था डायलॉग खत्म करके उसे ऊपर चले जाना है, और वह जब तक नीचे ना उसे बुलाए तब तक उसे अपने रूम में रहना है। उसके जाते ही सिया और ज्यादा रोने लगती है, जैसे उसे रीति की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगा है और वह पूरी तरीके से हट हो गई है। वही मिहिर भी सब कुछ सुन चुका होता है और वह सिया के पास आता है और उसके आंसू को साफ करता है, कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं लगा था रीति तुम्हारे साथ है ऐसा बिहेव करेगी। प्लीज़ उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी उसे जाकर बात करता हूँ, वह अभी आकर तुम्हें सॉरी बोलेगी। और प्लीज़ उसकी बातों को बुरा मत मानना, वह छोटी है, उसने बस ऐसे ही बोल दिया होगा, उसके मुंह में जो आया होगा। बट तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर से डांटता हूँ और उससे बोलता हूँ तुमसे माफ़ी मांगे आकर। सिया रोते हुए उसके हाथों को पकड़ लेती हूँ, कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उससे जाकर इस बारे में बात करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में कोई दरार आए। क्योंकि अगर तुम अभी उसे जाकर दंतोगे तो उसे लगेगा मैं तुमसे सब कुछ बोल दिया है, उसे लगा मैं तुम्हारा कान भर रही हूँ, और फिर तुम दोनों में दूरियां आ जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मेरा क्या, मैं बस 2 दिन की मेहमान हूँ, फिर मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, बट तुम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरी कसम है तुम इस बारे में उससे कोई बात नहीं करोगे। प्लीज़ इस चीज़ को यहीं पर भूल जाओ, समझ लो तुमने कुछ नहीं सुना है। मिहिर उसकी बातें सुनकर उसको अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है सिया कितनी अच्छी है, उन दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए वह खुद का इंसल्ट भी बर्दाश्त कर रही है। वही सिया मिहिर के गले लगे हुए स्माइल कर रही होती है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, और फिर वह अपने मन ही मन कहती है, बस एक बार और फिर तुम्हारे सपनों का घर चकनाचूर हो जाएगा, और फिर उसे टूटे हुए घर पर अपना महल बनाऊंगी, और वो सब कुछ मेरा होगा जो रीति का है। वही सिया मिहिर के गले लगे हुए स्माइल कर रही होती है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, और फिर वह अपने मन ही मन कहती है, बस एक बार और फिर तुम्हारे सपनों का घर चकनाचूर हो जाएगा, और फिर उसे टूटे हुए घर पर अपना महल बनाऊंगी, और वो सब कुछ मेरा होगा जो रीति का है। अब आगे मिहिर फिर रीति को कुछ नहीं बोलता है, बस नॉर्मली बिहेव करता है जैसे हमेशा करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग मिहिर तैयार होकर हॉल में बैठा हुआ होता है और सबके आने का इंतजार कर रहा होता है ताकि सबके साथ ब्रेकफास्ट कर सके। तभी श्रेया भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी उन दोनों को रीति और सिया सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई देती है। वही जब सिया मिहिर को अपने सामने बैठे हुए देखती है तो स्माइल करने लगती है, और फिर वह बिना पीछे मुड़े ही रीति से कहती है, रीति देखोगी मेरी पीठ पर कुछ चल रहा है क्या। रीति जैसे ही अपना हाथ उठाकर उसके पीठ पर रखती है वैसे ही सिया वहां से नीचे गिर जाती है, और रीति के हाथ वैसे ही हवा में रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर शौकन और डर भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। और वही सिया धाम की आवाज के साथ सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है और सीढ़ी की कोर उसके माथे पर चोट लग जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। मिहिर श्रेया जल्दी से दौड़ के उसके पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। वहीं नीचे जितनी भी लोग मौजूद थे सबको यही लग रहा था कि रीति ने ही सिया को धक्का दिया है। रीति भी घबराए हुई नीचे आती है और कहती है, सियादी आप ठीक तो हो ना, आप गिर। वह इतना बोली ही होती है कि तभी वहां पर एक थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है।
जो थप्पड़ किसी और को नहीं रीति को पड़ा होता है और मरने वाला कोई और नहीं मिहिर होता है। और फिर वह रीति के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, एक तो तुमने उसे वहां से धक्का दिया और अब यहाँ पर आकर अनजान और मासूम बनने का दिखाओ कैसे हो। मैं कल भी तुम्हारी बातें सुनी थी, लेकिन कल मैं जाने से सिया के कहने पर, लेकिन तुमने तो आज हद ही पार कर दी सिया को सीढ़ियों से धक्का देखकर। तुम्हारा क्या इसे जान से करने का इरादा है? रीति मिहिर के थप्पड़ से हिल चुकी थी, उसका चेहरा दर्द और हैरानी से भर गया था। गाल पर हाथ रखे वो बस मिहिर को देखे जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे थे। हाँ हस्बैंड, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रही हूँ। रीति की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मिहिर की आंखों में उस वक्त बस गुस्सा और सिया के लिए चिंता थी। मिहिर रीति को पूरी तरफ से इग्नोर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कोई डॉक्टर को कॉल करो। इतना बोलकर वह सिया को गोद में उठता है और वहां से उसे उसके कमरे में लेकर चला जाता है। और वही रीति अकेली खड़ी थी, सबकी नज़रों में गुनहगार बन चुकी थी। तभी श्रेया उसके पास आती है और कहती है, रीति सिया को धक्का नहीं दिया है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? रीति रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद से गिर गई, मैं सच कह रही हूँ। श्वेता उसको गले से लगा लेती है और कहती है, हाँ मुझे पता है तुमने कुछ नहीं, लेकिन अब मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद मिहिर जब सिया की बैंडेज करवा के हाल में आता है तो उसे वहां पर अकेले श्रेया दिखाई देती है। मिहिर उसके पास जाता है और कहता है, रीति कहाँ है? श्रेया कहती है, वो कॉलेज चली गई। मिहिर जब ये सुनता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाते नहीं कहता है, मतलब इस लड़की की भी हद है, एक तो गलती करती है ऊपर से गलती मानती भी नहीं है और एटीट्यूड तो इतना है, बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई। श्रेया मिहिर को ध्यान से देखती है और कहती है, भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि रीति ने सिया को धक्का ही दिया है? उसका पैर भी तो मूड सकता है ना? मिहिर कहता है, क्योंकि मैंने खुद उसे देखा था ऐसा करते हुए। श्रेया कहती है, देखा तो मैंने भी था, लेकिन जरूरत नहीं देखी हुई चीज सही ही हो। मिहिर कहता है, तुम देखी हुई चीजों को गलत ठहरा सकती हो, लेकिन खुद के कान से सुनी ही बातों को तो गलत नहीं ठहरा सकती हो ना? श्रेया कहती है, मतलब? मिहिर फिर कल की सारी बातें श्रेया को बता देता है, जो कुछ भी उसने सुना था। श्रेया उसकी बातें सुनने के बाद कहती है, भाई क्या आपको सच में लगता है ये शब्द उसके हो सकते हैं? मिहिर कहता है, अगर ये बात कोई और मुझसे कहता तो मैं भी नहीं मनाता इस चीज को, लेकिन मैंने कल खुद अपने कानों से सुना है। वही दूसरी तरफ सिया अपने पास से फोन निकलती है और फिर किसी को कॉल करती है और कहती है, ससुर जी, आप चाहते हैं ना कि सब वैसा ही हो जैसा आप सोचते हैं? तो फिर आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर मिहिर को अपने इशारों पर नचाना है तो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटाना होगा। उसकी बीवी को, जब तक वो जिंदा है, मिहिर कभी मेरा नहीं हो सकता, ना जिस्म से ना दिल से। अनुराग जी कहते हैं, तुम जानती हो मैं सीधे उस पर हाथ नहीं उठा सकता। अगर मुझ पर शक गया तो मिहिर मेरा खून भी माफ नहीं करेगा। सिया एक जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कुछ समझ नहीं आएगा। उसे तो यही लगेगा कि उसकी बीवी गुस्से में सब कुछ छोड़ के चली गई। आखिर कल रात उसने उसे थप्पड़ जो मारा था, मैं पूरा सीन सेट कर चुकी हूँ, आपको बस क्लाइमैक्स परफॉर्म करना है। अनुराग जी कहते हैं, ठीक है, मैं अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजता हूँ। सिया कहती है, ठीक है, फिर आप अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। और हाँ, जो आपने 2 करोड़ का वादा किया था ना, अब मैं सौदा बदल रही हूँ। मुझे अब सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे मिहिर चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका नाम। मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। और हाँ देखिए ससुर जी, मैं सबसे पहले आपके बेटे की लाइफ में आपके कहने से आई थी, क्योंकि आपने मुझे पूरे 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, तो मैं उसे 2 करोड़ के बदले उसके साथ थोड़ा सा प्यार का नाटक किया और फिर आपके कहे अनुसार उसे छोड़कर चले गए ताकि वह टूट जाए। लेकिन आपका बेटा टूटने की जगह और ज़्यादा स्ट्रांग बन गया और फिर आपने वापस से मुझे बुलाया उसे तोड़ने के लिए, लेकिन इस बार मैं उसे तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अब सच में उसकी बीवी बनना है। मुझे अब सिर्फ 2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, बल्कि पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बना है मुझे। अनुराग जी कहते हैं, बहुत तेज हो तुम, पर एक बात याद रखना सिया, जो ज़्यादा तेज भागता है वो जल्दी गिरता है। सिया उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, और जो गिरकर उठता है वो राक्षस बन जाता है ससुर जी, इसलिए बेहतर नहीं होगा आप मेरे साथ मिलकर काम करें। बाकी मैं एक अच्छी बहू बनके आपके बेटे को आपके पास वापस ले आऊंगी और वह आपके इशारों पर ही नाचेगा, बस चाबी मेरे हाथ में होगी। अब आगे। मिहिर फिर गुस्से से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
वही आज रीति का मुंह भी काफी ज्यादा अपसेट होता है, उसे बार बार मिहिर का गुस्सा वाला चेहरा याद आ रहा होता है। और आज ऊपर से वह अकेली कॉलेज आई थी, श्रेया घर पर ही रुक गई थी, इसलिए आज उसको और ज्यादा अकेला फील हो रहा होता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होते ही वह कॉलेज से बाहर आ जाती है। वह वहां पर खड़े होकर अपनी कार का वेट कर ही रही होती है, तभी एक गाड़ी वहां पर बहुत ही तेज रफ्तार में आती है और उसके अंदर से दो लोग निकलकर रीति को पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। रीति खुद को उन लोगों की पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। तभी उनमें से एक आदमी बंदूक निकाल के रीति के माथे पर रख देता और कहता है, चुपचाप से अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो 6 के 6 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा, समझी? अब चुपचाप से अपना मुंह बंद करके बैठ जा। रीति बंदूक को देखकर एकदम से डर जाते हैं और हिलना डुलना बंद कर देती है। फिर वह लोग रीति को एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाकर बंद कर देते हैं। उसके बाद वह अपने बॉस को फोन लगाकर बता देते हैं कि वह लड़की उनके कब्जे में है। तभी सामने वाला इंसान उसे गुंडे से कुछ कहता है, जिसे सुनकर वह गुंडा तुरंत फोन काट देता है और अपने आदमियों की तरफ देखकर कहता है, अरे यार, अभी बॉस को यहाँ पर आने में मिनिमम 1 घंटे लगेंगे। तब तक चलो हम इस फुलझड़ी के साथ थोड़े से मजे करते हैं, क्योंकि इसे माना तो वैसे ही है, तो मरने से पहले उसके साथ क्या होता है, इससे बॉस को क्या लेना देना। रीति को उनकी लास्ट की बातें तो समझ में नहीं आती है, लेकिन उसे इतना समझ में आ जाता है कि यह लोगों से जान से करने वाले हैं, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है, भैया प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। उसकी बातें सुनकर गुंडे हंसने लगते हैं और तभी उनमें से एक गुंडा कहता है, अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दो, ठीक है तुम कहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम ही मेरे साथ एक गेम खेलना होगा, और अगर तुम उसे गेम में जीत गई तो हम तुम्हें हमसे जाने देंगे। रीति डरते हुए कहती है, कौन सा गेम? वह गुंडा कहता है, चलो हम दोनों मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं। अगर 5 मिनट के अंदर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चलो गेम खेलने के लिए तैयार हो? रीति कहती है, नहीं प्लीज हमें जाने दो, हमें कोई गेम नहीं खेलना है। वह गुंडा कहता है, क्या यार, डूबते को तिनके का सहारा होता है और लोग उसी सहारे को लेकर जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल देखो इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ। उसके बाद भी तुम उसे ट्राई नहीं करना चाहते हो। क्या पता उन 5 मिनट में तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊँ। अब तुम ही देख लो एक फैक्ट्री कितनी बड़ी है, तुम कहीं पर भी जाकर छुप सकती हूँ। चलो एक बार ट्राई करते हैं। चलो भी अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं खेलना है तो बोल सकती हो, मुझे तुम्हें 5 मिनट पहले मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीति कहती है, नहीं हमें खेलना, हम जा रहे हैं। ये बोलकर वह भागते हुए फैक्ट्री के अंदर जाने लगती है, और तभी उसको उस फैक्ट्री के पीछे वाले दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह वहां से निकलकर भागने लगती है। वही बस सब गुंडे बैठकर आराम से बातें कर रहे होते हैं और अपने मेन बॉस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक गुंडा दूसरे गुंडे से कहता है, बॉस उस लड़की को तो आपने भेज दिया छुपाने के लिए, जबकि आप बोल रहे थे आपको उसके साथ मजे करना है। वह गुंडा कहता है, अरे बुड़बक, अकेले मैंने उसे छुपाने के लिए थोड़ी भेजा था, उसके पीछे अपने करने को भी भेजा था, उसे पकड़ के लाने के लिए वह उसे लेकर आता ही होगा। तुमने बस खुद को तैयार कर लो मजे करने के लिए, लेकिन हाँ पहली बारी मेरी होंगी। तभी रीति के पीछे गया हुआ गुंडा दौड़ते हुए आता है और कहता है, बॉस वह तो यहाँ से भाग गई टूटी हुई दीवार के अंदर से निकाल के। वह बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अभी बुड़बक, तुमको मैं कल ही बोला था ना उसे दीवार को सही करने के लिए। अब यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ उसे पकड़ के लो, इससे पहले कि मेन बॉस यहाँ पर आ जाए। वही रीति जैसे ही उस दीवार के अंदर से बाहर निकलती है, उसे अपने सामने एक बड़ा सा घना जंगल दिखाई देता है। रीति के बस वहां से भगाने के लिए कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह उसे जंगल के अंदर ही घुस जाती है। वह जंगल काफी ज्यादा घना होता है और काफी ज्यादा अंधेरा भी। उस भयंकर जंगल को देखकर वह और ज्यादा डर जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज हस्बैंड मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, आप कहाँ हो? और तभी उसको अपने पीछे किसी चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वह जोर जोर से भागने लगती है, जिसके चलते हैं वह एक जगह कितनी जाती है और उसके पैर के दोनों घुटने छिल जाते हैं और उसके फेस पर भी चोट लग जाती है। लेकिन फिर वह जैसे तैसे उठाती है और भागना स्टार्ट कर देती है और भागते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। वो पेड़ के पीछे छुपी हुई रीति की सांसें तेज चल रही थी।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे आसपास छुपे हुए लोग उसकी धड़कनें सुन लेंगे। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, चोट के दर्द से उसकी आंखें और भी नम हो गई थीं। और उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद कर रखा था ताकि उसकी थोड़ी सी आवाज भी उन तक न पहुंच सके। पेड़ों की शाखाओं के बीच से हल्की हल्की आवाजें आती हैं, इधर गई होगी, जल्दी देखो। गुंडे जंगल में उसकी तलाश में आ चुके थे। रीति अपने चेहरे को पत्तों से छुपाते हुए पेड़ की तने से सटकर खामोश खड़ी रहती है। तभी उसे अपने मोबाइल का ख्याल आता है, लेकिन जैसे ही वह अपने बैग की ओर हाथ बढ़ाती है, उसे याद आता है कि मोबाइल तो कॉलेज के क्लासरूम में ही रह गया था। वहीं दूसरी तरफ मिहिर ऑफिस में बैठकर अपना काम ही कर रहा होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वह फोन उठाकर देखता है तो श्रेया का कॉल आ रहा होता है, जिसे देखकर वह तुरंत कॉल को पिक कर लेता है। कहता है, हम बोलो। वह इतना बोला ही हुआ होता है कि तभी श्रेया कहती है, भाई रीति अभी तक घर नहीं आई। मिहिर उसकी बात सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है और फिर कहता है, तो मैं क्या करूं, जब उसका मन होगा वह आ जाएगी, ड्राइवर को भेज दो उसे लेने के लिए। श्रेया कहती है, भाई छुट्टी होने से पहले ही मैं ड्राइवर अंकल को भेजा था उसे लेने के लिए, लेकिन वो कॉलेज में ही नहीं है। मिहिर उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता और कहता है, कॉलेज में नहीं है तो कहाँ है? श्रेया घबराई हुई आवाज में कहती है, पता नहीं। मिहिर कहता है, ठीक है कॉल रखो, मैं देखता हूँ। फिर वह मोहित को अपने केबिन में बुलाता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, अपने आदमियों में से किसी को भेजकर पता करो रीति कहाँ है। मोहित ओके बोलकर वहां से निकल जाता है। अब आगे मोहित कुछ ही देर में सारी चीज पता लगा कर आ जाता है और वह गुस्से से मिहिर की तरफ एक पेन ड्राइव फिर भी कहता है, तुम खुद ही देख लो तुम्हारी बीवी कहाँ। मिहिर जब मोहित को इतने गुस्से में देखा है तो वह उसके फेस को देखने लगता है और कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और बोलो मत, हम अभी ऑफिस में, तुम मेरे ऊपर इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, दोस्त नहीं। मोहित गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या करूं मैं, तुम्हारा आरती उतारूं, तुम्हारी बीवी किडनैप हो गई है और तुम्हें पता तक नहीं है। मिहिर जो अभी तक ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा होता है, जैसे ही वह उसके इस बात को सुनता है वह एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते में कहता है, तो ये तो मुझे यहाँ पर बताने के लिए क्यों आए हो? अपने आदमियों को भेजो उसे सर्च करवाने के लिए और उसे गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करो। रोड के किनारे जितने भी चेक सीसीटीवी लगे हुए हैं उन्हें बोलो चेक करने के लिए, उसे हमें पता चल जाएगा वह गाड़ी किस साइड गई है। मोहित वहीं खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है, तभी नहीं उसके ऊपर दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ रीति अभी भी उसी पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है और बुरी तरीके से घबराई हुई होती है। तभी उसे जंगल के दूसरे साइड से हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है और उधर से गाड़ियों की फौरेन की आवाज भी आ रही होती है, जिसे सुनकर सब पता लगाया जा सकता था कि वह चलता फिरता रोड है। उसे लाइट को देखकर प्रीति को एक उम्मीद मिलती है कि अगर यहाँ से वह जैसे तैसे करके उस रोड तक पहुँच जाती है तो इन लोगों से बच सकती है। ये सोचकर वह दबे कदमों के साथ उसे तरफ बढ़ने लगती है और वह उस रोड से सिर्फ 5 कदम की दूरी पर ही होती है कि तभी पीछे से एक गुंडा आकर उसके बालों से पकड़ लेता है, जिससे रीति की चीख निकल जाती है और वह रोते हुए कहती है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। वह गुंडा उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए वापस उसे फैक्ट्री के अंदर लेकर आ जाता है और कहता है, इस बार तू नहीं बच पाएगी, बहुत नाटक हो गया। रीति हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज कुछ भी मत करो, मुझ पर रहम करो। उसके बातें सुनकर सारे गुंडे हंसने लगते हैं और तभी एक गुंडा कहता है, अरे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर और अपना काम स्टार्ट कर, उसके बाद इसको मारकर इसकी लाश का फोटो भी तो भेजना है। उसकी बात सुनकर वह गुंडा हंसने लगता है और फिर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और कहता है, चलो पकड़कर मेरे बेड पर ले चलो, ये अकेले मेरे बस की नहीं है क्योंकि ये अपना हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चलती है। उसकी बात सुनकर 2 गुंडे रीति को पकड़ते हैं और ले जाकर उसको बेड पर फेंक देते हैं। रीति वहां से उठने की कोशिश करती है, जिसे देखकर एक गुंडे को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, सच में इसके तो हाथ पैर बहुत चलते हैं। इतना बोलने के साथ ही वह गुंडा रीति के फेस पर स्लैप करता है, जिससे रीति एकदम से घबरा जाती है। वही जो दूसरा पसंद था वो बोलता है, हाँ इसके कपड़े उतारो। तभी एक गुंडा रीति की जो शर्ट थी उसे उसके फाड़ देता है एंड वो अपना हाथ रीति की शर्ट पर जैसे ही रखने वाला था वैसे ही गोली चलने की आवाज आती है और वह इंसान पीछे की तरफ गिरने लगता है और हर तरफ खून फैल जाता है और वही कुछ खून के चीते रीति के चेहरे पर भी आ गिरता है, जिससे रीति और ज्यादा डर जाती है। और तभी उन सब के कानों में एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। यह आवाज किसी और की नहीं मिहिर की थी। मिहिर वहां पर आ चुका था।
रीति कहती है, हाँ हाँ हस्बैंड। वही मिहिर तो उन लोगों को ही देख रहा था, जिसमें से एक ने रीति के पैर और एक ने हाथ और तीसरा रीति को टच करने वाला था। ये देखकर मिहिर को इतना गुस्सा आता है कि वह बीना देवी के उन सबको शूट करना स्टार्ट कर देता है। वह ये भी नहीं देखता है कि रीति उसके इस हरकत से कितना ज्यादा डर रही है। मिहिर के सामने जो आ रहा था वह उसे शूट करते जा रहा था। उन सब की मार कुटाई करने के बाद मिहिर रीति के पास जाता है। रीति जैसे ही मिहिर को अपने पास देखती है वहां जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हाँ हाँ हस्बैंड मुझे मुझे बचाओ, वो लोग मुझे। वह साफ से बोल भी नहीं पा रही होती है। मिहिर तुरंत उसे को गले लगा लेता है और कहता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास हो के, चलो हम घर चलते हैं। मिहिर रीति को अपनी गोद में उठा लेता है। वही रीति मिहिर के चेस्ट से एकदम लिपट जाती है। एंड कुछ टाइम के बाद मिहिर रीति को लेके सीधा मेंशन आता है। उसने श्रेया को पहले ही कॉल करके डॉक्टर को घर बुलाने के लिए बोल दिया होता है। मिहिर रीति को लेकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। वहां पर डॉक्टर पहले से ही मौजूद थी। रीति अब भी मिहिर की गोद में बुरी तरह लिपटी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थी और आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। डॉक्टर, जो पहले से ही कमरे में मौजूद थी, मिहिर को देखते हुए गंभीर स्वर में कहती है, सर प्लीज इन्हें बेड पर लेटा दीजिए, मैं चेकअप शुरू करती हूँ। लेकिन जैसे ही मिहिर रीति को बेड पर रखने के लिए थोड़ा झुकता है, रीति उसकी गर्दन को और कस के पकड़ लेती है और कहती है, नहीं नहीं प्लीज हस्बैंड, मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। उसका कांपता हुआ स्वर कमरे की हवा को भी कंपा देता है। मिहिर ने रीति के माथे को चूमा और बहुत नरमी से कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा रीति, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। फिर वह डॉक्टर की तरफ देखते हुए धीमे लेकिन थोड़े रूड टोन में कहता है, जो कुछ भी करना है इसी तरह करना होगा, ये मेरी गोद से नहीं जाएगी। डॉक्टर एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर वह पास आकर धीरे से रीति की हालत देखने लगती है। जैसे जैसे वह रीति के शरीर की चोटों को गौर से देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जाती हैं। हे भगवान सर, इन पर बहुत बर्बरता हुई है। डॉक्टर का स्वर कांप जाता है। वह घुटनों के बल नीचे बैठकर रीति के दोनों पैर ध्यान से देखती है। इनके पैरों में कांच के कई टुकड़े धन से हुए हैं, बहुत गहरे कट लगे हैं। मुझे तुरंत वो निकालने होंगे वरना इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें स्थिर रखना जरूरी होगा। मिहिर बिना एक पल सोचे कहता है, तुम अपना काम करो डॉक्टर, और अगर तुम्हें हाथ कांपते हैं तो मैं पकड़ लूंगा उसके पैर भी, लेकिन मेरी बीवी मेरी गोद में ही रहेगी, समझी आप। डॉक्टर उसकी दृढ़ता और आंखों में चमकते हुए गुस्से और प्यार के बीच की जंग को देखकर एक पल के लिए निःशब्द हो जाती है। फिर सिर हिलाकर गंभीरता से बोलती है, ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द होगा इन्हें। रीति अब भी कांप रही थी, लेकिन मिहिर के सीने से चिपकी होने के कारण उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। मिहिर उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, दर्द होगा, लेकिन अब अकेले नहीं झेलना होगा, मैं हूं न तुम्हारे साथ रीति, हर दर्द को बांट लूंगा, बस तुम हिम्मत रखो। डॉक्टर काम शुरू कर देती है और हर बार जब कांच का कोई टुकड़ा निकलता है, रीति हल्के से चीखती है, लेकिन मिहिर की मजबूत पकड़ लेता है। डॉक्टर फिर रीति के पैरों में बैंडेज करती है और कहती है, उनके पैरों को पानी से बचा के रखिएगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी में दवाई लिख देते हैं, इस दवाई को देने से ही दर्द नहीं होगा और इनकी चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आगे। डॉक्टर रीति की इलाज करके कमरे से बाहर चली जाती है। रीति अब भी मिहिर से चिपकी हुई है। उसकी उंगलियां मिहिर की कमीज में धंसी हुई हैं, जैसे अगर छोड़ा तो बिखर जाएगी। मिहिर कुछ पल उसके बालों में हाथ फेरता है और फिर धीरे से कहता है, रीति चलो थोड़ा आराम कर लो, देखो तुम्हारे कपड़े खून से सने हुए हैं, कई जगह फटे भी हैं, और तुम्हारा चेहरा, मुझे तुम्हें साफ करना होगा। वह उसकी पीठ सहलाते हुए उसे धीरे से नीचे बैठाने की कोशिश करता है, पर तभी रीति डर के मारे कांपते हुए उसे और जोर से पकड़ लेती है और कहती है, नहीं मत छोड़ना हस्बैंड, प्लीज मत छोड़ना मुझे, वो लोग फिर से आ जाएंगे। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर की चीख से फूट रहा हो। मिहिर ठहर जाता है, कुछ नहीं कहता, बस उसे गले लगा लेता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। और फिर वो उसको दोबारा शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं हूं ना, मैं हूं, कोई नहीं आएगा अब, देखो मेरी आंखों में, जब तक मैं हूं तुम पूरी तरह महफूज हो। एक पल के लिए सन्नाटा। मिहिर उसके माथे को चूमता है, फिर हल्के स्वर में कहता है, चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें ऐसे ही गोद में उठाकर बाथरूम ले चलता हूँ।
तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। वह उसे अपनी बाहों में भरकर उठाता है। रीति का सिर अब भी उसकी छाती से चिपका हुआ है। जब मिहिर उसे नीचे रखने लगता है, रीति डरी हुई मासूम सी फुसफुसाहट के साथ कहती है, नहीं, मुझे कपड़े नहीं बदलने, मुझे नहीं नहाना, प्लीज मत छोड़ो मुझे। मिहिर धीरे से रुकता है, फिर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ठीक है, जैसे तुम कहो। कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन थोड़ा तो साफ होना जरूरी है ना। पसीना, खून, ये सब हटाना है, ताकि तुम थोड़ी सुकून में सांस ले सको। और वह उसको ये सब बोलते हुए वापस से उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि वह उसको क्लीन कर सके उसके फेस को। लेकिन रीति उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, जिसके चलते मिहिर एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कमरे में वापस ले आता है और उसे अपने गोद में लिए हुए ही बेड पर बैठ जाता है। फिर वह टेबल से अपना फ़ोन उठाता है और श्रेया को कॉल करता है और कहता है, श्रेया, ज़रा एक भरोसेमंद मेड भेज दो रूम में। हाँ, अभी। फिर फ़ोन रखते ही वह रीति की ठंडी उंगलियां अपने हाथ में लेता है, धीरे धीरे सहलाता है। उसकी आवाज़ अब और भी कोमल हो जाती है और कहता है, तुम्हारा ये डर, तुम्हारे आंसू, मैं सब मिटा दूंगा रीति। बस थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पर। अब से तुम्हारे हर जख्म का इलाज मैं बनूंगा। तभी रूम का गेट खुलता है और एक मेड अंदर आती है और आकर मिहिर के सामने खड़ी हो जाती है। मिहिर उसको ऑर्डर देते हुए कहता है, वॉशरूम से छोटे से टब में पानी लाकर दे दो और एक टॉवल भी, और रीति के लिए कपड़े निकाल के उन्हें भी मेरे पास रख दो। मेड कर उसके के अनुसार सारी चीज़ों को उसको ले जाकर दे देती हैं और फिर मिहिर के कहने पर वह रूम से बाहर चली जाती है। मिहिर की उंगलियां थरथराते हुए रीति की कमीज के बटन खोलने लगती हैं। हर बटन के साथ जैसे कोई टूटी हुई स्मृति उभरती हो। रीति का शरीर थोड़ा कांपता है, मगर अब वह कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें बंद हैं और वो पूरी तरह मिहिर की छाती से लगी हुई है, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। मिहिर हर हरकत को बेहद धैर्य और सावधानी से करता है, मानो किसी टूटी हुई कांच की गुड़िया को छू रहा हो। कपड़े धीरे धीरे हटते हैं और उसके नीचे की जख्में, नीले पीले निशान, खरोंचे और खून की सूखी धब्बे अब खुलकर सामने आने लगते हैं। मिहिर को ये सब देखकर गुस्से से खून खोल उठता है, मगर वह खुद को संभाले रखता है। वह रीति की तरफ देखकर एक गहरी, कोमल सांस लेता है। फिर वह बगल में रखे पानी के टब से टॉवल उठाता है और उसे हल्के से गीला करता है। फिर बेहद नरमी से, बिना किसी जल्दबाजी के, रीति के चेहरे की धूल और खून पोंछने लगता है। हर पोंछन में मानो वह कह रहा हो, अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। रीति का शरीर थककर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। शायद मिहिर के स्नेह और भरोसे की गर्मी उसे थोड़ा सुकून दे रही थी। उसकी आंखें अब भी बंद हैं, मगर उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई हैं। मिहिर उसके चेहरे, गर्दन और हाथों को धीरे धीरे साफ करता है। किसी भी घाव को छूते वक्त वह फूंक मार देता है, जैसे बचपन में माँ करती थी। और फिर खुद से बुदबुदाता है, काश ये सब मैं झेल पाता, काश मैं तुम्हारे बदले सब सह लेता। टॉवल अब लाल और धूल से भरा हो गया है, मगर रीति का चेहरा धीरे धीरे साफ और शांत लगने लगता है। मिहिर अब एक मुलायम शॉल उठाकर रीति को उड़ा देता है और फिर उसे गोद में उठाकर एक बार फिर कसकर गले से लगा लेता है। कुछ देर दोनों यूं ही खामोशी में बैठे रहते हैं, बाहर की दुनिया जैसे थम गई हो। फिर वह उसे अपने साथ लेटा लेता है। रीति का पूरा बदन अब भी कांप रहा था। मिहिर उसके माथे पर एक नर्म सा किस करता है और कहता है, मैं हूँ रीति, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। रीति अपनी आंखें मिहिर की आंखों में डालकर धीरे से कहती है, सच में। मिहिर उसे और कसकर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, हाँ रीति, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी रीति बहुत धीमे, टूटी फूटी आवाज में कहती है, हस्बैंड, आप वापस तो नहीं जाओगे ना। मिहिर उसकी ओर झुककर उसका माथा चूमता है और कहता है, कहीं नहीं जाऊंगा। रीति पहली बार थोड़ी सी राहत महसूस करती है। उसकी सांसें थोड़ी धीमी होती हैं और वह कुछ ही मिनटों में मिहिर की बाहों में सुकून की नींद सो जाती है। मिहिर उसे निहारता रहता है बहुत देर तक। आज शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि रीति अब उसके दिल के बहुत करीब आ चुकी है। और ये सिर्फ दया या सहानुभूति नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। वो धीरे से रीति को अपनी बाहों में समेट लेता है और खुद भी नींद की आगोश में चला जाता है। अब आगे। अगली सुबह रीति की नींद खुलती है और सबसे पहले उसकी नज़र मिहिर पर पड़ती है। वो अब भी उसी के पास लेटा हुआ था, उसी अंदाज में जैसे रात को सोया था। उसे इस तरह से देखकर रीति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है।
कुछ देर में मिहिर भी आंखें खोलता है और रीति को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम उठ गई। रीति धीरे से सिर हिलाती है। हाँ। मिहिर थोड़ी गंभीरता से पूछता है, कल तुम वहाँ उस जगह कैसे पहुँच गई? रीति की आंखों में कुछ दर्द उतर आता है और फिर उसे कल की सारी चीज याद आ जाती है, जिससे वह एकदम से डर जाती है और मिहिर के कपड़ों को कस के पकड़ लेते हैं और कहती है, रीति को कॉलेज नहीं जाना, नहीं तो वह गंदे लोग फिर से आ जाएंगे और रीति को फिर से अपने साथ ले जाएंगे। मिहिर उसको शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा रहा है, मैं हूं ना यहाँ पर। रीति उसकी बात सुनकर रोने जैसा मुंह बना लेती है और कहती है, नहीं आप नहीं हो, आप तो उस झूठी सिया आंटी के पास हो, आप तो हमेशा उसी के पास रहते, आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी और मुझे नहीं यहाँ, मुझे अपनी दाई माँ के पास जाना है। इतना बोलकर वह बेड से उतरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मिहिर तुरंत उसे पकड़ के अपने करीब खींच लेता है, कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुम नीचे कैसे उतर सकते हो? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पैर में चोट लगी है? तुम ऐसे कैसे अपने पैरों को नीचे रख सकती हो? डॉक्टर ने मना किया ना पैरों को नीचे रखने से। और तुम सिया को आंटी क्यों बोल रही हो? और तुम्हारी दिक्कत क्या है उसके साथ? कल इसी तरह तुमने उसे धक्का दे दिया था। रीति मिहिर की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तूने धोखा नहीं दिया था, वो झूठ बोल रही है। मिहिर कहता है, वो कुछ नहीं बोल रही है, बल्कि मैं खुद अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारा हाथ ऐसे हवा में उठा हुआ था, मतलब साफ है तुमने उसे धक्का दिया था। रीति रोते हुए कहती है, नहीं मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था, वो तो उन्होंने बोला था, रीति देखो मेरे पीठ पर कुछ चल रहा है, प्लीज उसे हटा दोगी? तो मैंने बस उसे हटाने के लिए अपना हाथ उठाया था और तब तक तो वो खुद से ही गिर गई थी, रीति ने उन्हें नहीं गिराया। मिहिर जब रीति की बातों को सुनता है और उसके चेहरे को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है रीति झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसे झूठ बोलने आता ही नहीं। फिर वह रीति के आंसुओं को साफ करता है और कहता है, हाँ मैं समझ गया, मेरी गलती है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि परसों रात को तुम और सिया क्या कर रहे थे हॉल में? रीति उसकी बात सुनकर 2 सेकंड के लिए चुप रहती है और कहती है, परसों तो हम लोग गेम खेल रहे थे, हम दोनों एक्टिंग खेल रहे थे, आपने मेरी एक्टिंग देखी थी, मैं अच्छी एक्टिंग कर रही थी ना, एकदम उस ड्रामा की हीरोइन जैसी जो सिया ने ड्रामा लगाया था। मिहिर उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाता है और कहता है, अच्छा तुम दोनों एक्टिंग खेल रहे थे? रीति कहती है, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? मिहिर उसको अच्छे से अपने गोद में बैठा लेता है और फिर उसके नोज को पिंच करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी इसलिए। और फिर वह रीति के बातों को याद करता है और फिर सिया के बातों को, फिर उसका दिमाग एकदम ठनक जाता है और वह एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, सिया तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम बस ये सब जेलसी में कर रही हो या तुम्हारा कोई और प्लान है? अब तक तुमने गेम खेला है, अब मेरी बारी है, अब मैं देखूंगा तुम चाहती क्या हो। क्या तुम सच में रीति से जेलिश हो या फिर कुछ और है? वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एकदम से मशरूम का दरवाजा खुल जाता है और राघवेंद्र जी श्रेया के साथ अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह रीति और मिहिर को एक दूसरे के इतना करीब बैठा हुआ देखते हैं तो है तुरंत अपना फेस पीछे घूम लेते हैं, कहते हैं, तुम उससे थोड़ा दूर जाओगे। मिहिर तो उन दोनों को अचानक से अपने रूम में देखकर पहले ही शॉक होता है, जैसे ही वह उन दोनों की बातें सुनता है उसका मुंह बन जाता है और वह रीति को और टाइट करके पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बीवी है, मैं क्यों दूर जाऊं उससे? आपको बात करना है तो ऐसे ही करिए। राघवेंद्र जी गुस्से से कहते हैं, तुम तो बड़ी बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मिहिर कहता है, मैं इसके साथ कुछ कर थोड़ी रहा हूँ जो मैं शर्माऊंगा, मैं तो बस आराम से बैठा हूँ। उसके इतना बोलते ही राघवेंद्र जी की आंखें फट जाती हैं। अरे बेहया, ये कोई बैठने का तरीका है? ये कोई स्टाइल है? मिहिर कंधे उचकाकर कहता है, अरे दादाजी, स्टाइल नहीं है, कपल योगा चल रहा है, आप भी ट्राई कीजिए। श्रेया हंसी रोकते रोकते पेट पकड़ लेती है और कहती है, दादाजी भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अब तो यही ट्रेंड है, क्लोजनेस बढ़ाओ, टेंशन हटाओ। राघवेंद्र जी श्रेया के कानों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी, चलो तुम दिनों अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अपनी बहू से मिल रहा हूँ, तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं। और फिर वह बैग के एक साइड में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, रीति तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? रीति कहती है, नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, हस्बैंड ने मुझे बचा लिया था, लेकिन आपको पता है दादाजी, रीति डर गई थी, हस्बैंड आ ही नहीं रहे थे। राघवेंद्र जी मिहिर को घूरते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते थे? अगर तुमने उसका थोड़ा सा भी ध्यान रखा होता तो कल उसका किडनैप नहीं हुआ होता।
लेकिन तुम क्यों रखोगे उसका ध्यान, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। मिहिर उसकी बात सुनकर सकपका जाता है और कहता है, दादाजी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। राघवेंद्र जी कहते हैं, मुझे तुमसे किसी बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं बस तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि जैसे ही रीति का पैर ठीक होता है तुम्हें अपनी शादी अनाउंसमेंट करनी होगी, दुनिया वालों के सामने तुम्हें ये बताना होगा ये तुम्हारी बीवी है। क्योंकि तुम्हें पता है ना, लोग मार देना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, जिनका कोई नाम की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन उसे इंसान तक पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जैसे हर एक इंसान जानता है। इसलिए अब तुम्हें रीति को पहचान देनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को कोई इसी तरह जाकर उसके ऊपर हाथ डाल दे। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर अब कोई उसके ऊपर हाथ आता है तो उसका अंजाम क्या होगा। अब आगे राघवेंद्र जी उसके रूम से चले जाते हैं और श्रेया भी उन दोनों को एक नज़र देखती है और उनके पीछे पीछे रूम से बाहर निकल जाती है। रीति अभी भी बेड पर बैठी हुई थी, उसके पैर पट्टियों में बंधे हुए हैं। मिहिर धीरे से उसकी ओर झुकता है, वह अपनी बाजुओं में उसे समेट लेता है जैसे कोई कांच की गुड़िया हो, जैसे टूटने से बचाने के लिए उसे कोई प्यार अपनी गोद में उठा लिया, संभाल के पकड़ा हो। रीति उसके अचानक से किए गए इस क्रिया से थोड़ा सा घबरा जाती है और तुरंत ही अपने दोनों हाथों की उसके गले में डाल देती है और धीरे से शर्माते हुए कहती है, हस्बैंड नीचे उतारो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। मिहिर गंभीरता और हल्की शरारत के साथ उसको देखता है और कहता है, डॉक्टर ने साफ मना किया है, और तुम्हारे पैरों में पट्टियां सिर्फ सजावट के लिए नहीं बंधी। और जब तुम्हारा पति जिंदा है तो तुम्हें जमीन पर चलने की जरूरत ही क्या है। रीति उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराती है, चेहरा गुलाबी हो जाता है। मिहिर फिर उसको बाथरूम में लेकर आ जाता है। मिहिर रीति को बाथरूम के स्टूल पर बैठाता है और खुद पीछे खड़ा होता है। वॉश बेसिन के पास टूथब्रश में पेस्ट लगाता है और फिर धीरे से कहता है, मुंह खोलो मैडम। रीति हिचकिचाते हुए कहती है, हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो मैं खुद से भी कर सकती थी, और प्लीज ऐसा मत करिए, ये सब अजीब नहीं लग रहा। मिहिर उसकी आंखों में देखकर कहता है, नहीं ये प्यार है। अगर मैं तुम्हें सुबह का ख्याल नहीं रख सकता तो फिर पार्टनर किस बात का। वो प्यार से उसे ब्रश कराता है, उसके गालों के किनारे लगे पेस्ट को उंगली से पोंछकर मुस्कुराता है, फिर तौलिया उठाकर गुनगुने पानी में भिगोता है और बड़े ही नर्म हाथों से उसका चेहरा साफ करता है, और फिर धीरे से कहता है, अरे यार तुम तो फेस कॉलिंग करने मात्र से ही इतनी खूबसूरत लग रही हो। मैं सोच रहा हूँ अगर तुम पूरी तरफ से रेडी होकर मेरे सामने आओगी तो क्या होगा मेरा। रीति उसकी बात सुनकर झेप जाती है, अपनी पलकें झुकाकर उसके हाथों को अपने गाल पर महसूस करती है। मिहिर फिर मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठता है और कहता है, अब टाइम है बात लेने का। चलो मैं आज तुम्हें अपने हाथों से बात दिलाता हूँ, चलो अब अपने हाथ ऊपर करो, मुझे तुम्हारे कपड़े निकालने हैं। रीति जब ये सुनती है तो वह अपने दोनों हाथों से खुद को कर लेती है और कहती है, नहीं नहीं मुझे बात नहीं लेना। मिहिर उसकी आंखों में देखता है और फिर सीरियस होकर कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, मुझे हक है, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये जिम्मेदारी है बस उस रिश्ते की जो मैंने हर हाल में निभाने का वादा किया था। रीति कहती है, नहीं फिर भी मुझे बात नहीं लेना। मिहिर कहता है, और तुम्हें क्यों नहीं लेना तुम मुझे बताओगी। रीति अपना चेहरा नीचे करते हुए धीरे से कहती है, वह आप मुझे बिना कपड़ों के देख लोगे ना। मिहिर कहता है, हाँ वो तो मैं देखूंगा ही, आज देखो या कल मुझे तो तुम्हें बिना कपड़ों के तो देखना ही है। रीति उसकी बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और उसे हैरानी से देखने लगती है और फिर कहती है, लेकिन आप मुझे बिना कपड़ों की क्यों देखोगे, क्या आप सबको बिना कपड़ों के देखते हो। मिहिर कुछ देर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, सबको तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें जरूर देखना चाहूंगा। रीति उसकी बात सुनकर अपने कपड़ों को और टाइट करके पकड़ लेती है और कहती है, लेकिन मुझे क्यों, आपको मुझे बिना कपड़ों की क्यों देखना है। मिहिर उसके पास जाकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्योंकि अब मेरा मन ना तुम्हारे साथ कुछ करने को कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ कर ही लूँ, क्या तुम मुझे करने दोगी। रीति मिहिर को खुद से दूर करते हुए कहती है, नहीं मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी, आप दूर रही मुझसे। मिहिर उसके नाजुक दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, लेकिन बेबी अब तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। रीति उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करती है और कहती है, तो क्या आपको मेरे पास रहना है। मिहिर कहता है, हाँ वह भी हमेशा हमेशा के लिए, इसे चलो अब फटाफट मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने दो। रीति उसकी बात सुनकर रोने जैसा शक्ल बना लेती है और कहती है, लेकिन आपको मेरे साथ ऐसे ही रह लो ना, कपड़े क्यों उतारते हैं। मिहिर शर्त के साथ कहता है,
क्योंकि मेरा मन तुम्हें बिना कपड़ों का देखने का हो रहा है। रीति उसकी बात सुनकर कहती है, अगर आप मुझे बिना कपड़ों के देखोगे ना तो मैं भी आपके बिना कपड़ों के देखूंगी, समझ लेना आप। मिहिर कहता है, फिर ये तो और अच्छी बातों की तुम मुझे बिना कपड़ों के देखोगे और मैं तुम्हें बिना कपड़ों का। वैसे रीति तुम्हें पता है कपड़े खोलने के बाद क्या करते हैं? ये बोलने के साथ ही वह रीति के सबके बटन को खोलने लगता है और उसे अपनी बातों में उलझा लेता है। वही रीति उसके सवाल के बारे में सोचने लगती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, अरे बुद्धू हम नहाते हैं ना। कपड़े खोलने के बाद मिहिर उसके सिल्ली से क्वेश्चन को सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, बिल्कुल गलत, तुम्हारा जवाब गलत है। कपड़े खोलने के बाद हम सिर्फ नहाते ही नहीं है बल्कि एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। रीति उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है और कहती है, लेकिन प्यार करने के लिए कपड़े खोलने की क्या जरूरत है, हम कपड़े पहनकर भी तो प्यार कर सकते हैं ना। मिहिर कहता है, हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन जिस प्यार की बात मैं कर रहा हूँ वो प्यार करने के लिए हमें कपड़े खोलने पड़ते हैं। रीति उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है और कहती है, कपड़े खोलकर कौन सा प्यार करते हैं? मिहिर उसके नोज को पिंच करते हुए कहता है, वो तो मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, फिलहाल के लिए तुम्हारे कपड़े खुल गया, चलो बात लेने। रीति जब देखती है वह मिहिर के सामने आधे अधूरे कपड़ों में है तो वह बहुत ही ज्यादा समझ आती है और तुरंत अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। वही मिहिर उसको स्पंज बाथ दिलाता है और उसके कपड़ों को चेंज करके वापस लेकर उसे रूम में आ जाता है और फिर उसको मिरर के सामने बैठकर उसकी बालों को सही करने लगता है। वही रीति मिरर के थ्रू उसको ये सारी चीज करते हुए देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई इंसान उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। मिहिर जब उसके आंखों में आंसू देखता है तो तुरंत उसके सामने आकर उसके आंसुओं को साफ करता है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेता है और माथे पर एक किस करता है। फिर उसकी नाक से नाक चुआकर फुसफुसाते हुए कहता है, मैं तुमसे पहले ही कहा था ना तुम्हें दोबारा रोना नहीं है। रीति कहती है, मैं रो नहीं रही थी, मैं तो बस इमोशनल हो गई थी क्योंकि आज की सुबह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मिहिर उसके गलों पर किश करते हुए कहता है, तुम मेरी हर सुबह हो और हर सुबह को खूबसूरत बनाना मेरा काम है। फिर वह धीरे से उसके होंठों को चूमता है। अब आगे मिहिर फिर खुद भी शावर लेने चला जाता है। रीति वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब देर होने लगती है तो उसे बोरिंग फील होने लगता है, इसलिए वह टीवी चालू करने के लिए रिमोट को ढूंढने लगती है और तभी उसको बेड के साइड वाले टेबल लैंप के पास रिमोट दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए वहां अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। लेकिन वह जैसे ही अपने पैरों को नीचे जमीन पर रखती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है और उसके पैरों के नीचे का फर्श पूरा रेड रेड हो जाता है। मिहिर जो शावर ले रहा होता है वह जैसे ही रीति के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वह तुरंत अपने कमर पर टॉवल रैप करता है और दौड़ते हुए रूम के अंदर आता है और जब वह रीति को ऐसे खड़ा होकर रोते हुए देखना है तो वह जल्दी से उसके पास जाता है और उसको फटाक से अपनी गोद में उठाकर बैग पर बैठा देता है, उसके दोनों पैरों को नीचे करके, और फिर उसको घूरते हुए कहती है, तुमको किसने कहा था खड़ा होने के लिए? रीति रोते हुए कहती है, मैं बोर हो रही थी ना, तो मुझे टीवी देखना था और टीवी देखने के लिए रिमोट चाहिए होता है ना, तो मैं रिमोट लेने के लिए उठी थी लेकिन पैर से खून निकल गया और अब दुख भी रहा है। मिहिर कहता है, हाँ तो जब तुम्हें पता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम्हें खड़ा होने की जरूरत ही क्या थी, और तुम खड़ी हो गई तो तुम्हें वापस अपनी जगह पर बैठ भी तो जाना चाहिए था ना, तुम तो खड़े होकर रोए जा रही हो। रीति उसकी बात सुनकर कहता है, रीति को दर्द हो रहा है और आप उसे डांट रहे हो। मिहिर उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और फिर ड्रॉवर से मेडिकल किट निकालकर उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसके बैंडेज को खोलकर उसको चोटों को पहले अच्छे से क्लीन करता है और फिर वापस से उसके पैरों पर बैंडेज करता है और फिर उसको घूरते हुए कहता है, अब दोबारा यहाँ से हिलना मत। रीति उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। मिहिर फिर वापस से वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिहिर घर की फॉर्मल कपड़ों में रीति के सामने खड़ा होता है और फिर वह उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और कहता है, चलो हम नीचे नाश्ता करने चलते हैं। वही हॉल में डाइनिंग टेबल पर आज सिया और श्रेया के साथ राघवेंद्र जी भी मौजूद होते हैं और जब वह रीति और मिहिर को एक साथ आते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वही सिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वह अपनी गुस्से भारी निगाहों से उन दोनों को देखने लगती है। तभी श्रेया धीरे से कहती है, अरे सिया खतरी कंट्रोल करो, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर रहे हैं। रीति को गोद में उठाए मिहिर जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास पहुंचता है वह धीरे से उसे कुर्सी पर बैठाता है और खुद उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी हर हरकत में जैसे रीति के लिए एक अलग ही स्नेह और केयर छुपा होता है जो सबको साफ नजर आ रहा होता है।
राघवेंद्र जी, जो अब तक अखबार पढ़ने में लगे थे, रीति की तरफ देखते ही अखबार एक तरफ रख देते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा रीति, कैसी हो अब? पैर का दर्द कम हुआ? रीति थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराती है, फिर धीमे से कहती है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है दादाजी, हस्बैंड ने बैंडेज कर दिया है। राघवेंद्र जी प्यार से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मिहिर तो वैसे भी हमारा सबसे समझदार बेटा है, लेकिन अब से अगर कोई भी तकलीफ हो तो दादाजी को सबसे पहले बताना है। रीति को अचानक एक अपनापन महसूस होता है, वो जो उसे हमेशा से मिसिंग लगता था। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है पर वह तुरंत मुस्कुराकर कहती है, जी दादाजी। मिहिर चुपचाप उसकी प्लेट में ब्रेड और अंडे रख रहा होता है और फिर धीरे से कहता है, खाना गर्म है, धीरे धीरे खाना, और अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बोलना, खुद से उठने की जरूरत नहीं है। राघवेंद्र जी मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे होते हैं। वे एक हल्की मुस्कान के साथ सिया की तरफ देखते हैं, जिसका चेहरा अब लाल हो रहा होता है। सिया अपने ब्रेकफास्ट में चम्मच चलाती है लेकिन उसकी नज़रें बार बार मिहिर और रीति की तरफ जाती हैं। वह अपनी जुबान से कुछ कहे बिना ही अपनी आंखों से साफ साफ नफरत दिखा रही होती है। तभी श्रेया उसके कान में धीरे से कहती है, सिया, अब छोड़ भी दो, तुम्हारा गुस्सा बहुत साफ दिख रहा है, और वैसे भी अब तुम्हारा टाइम जा चुका है और मेरी प्यारी भाभी का टाइम आ चुका है। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से आराम से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं तुमसे और ज्यादा देखा जाएगा उन दोनों का प्यार। सिया गुस्से में मुट्ठी भींच लेती है और गुस्से से श्रेया की तरफ देखती है और कहती है, मैं देख लूंगी इसे। इस रीति को तो सबने सिर पे चढ़ा रखा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, मैं इसका सारा नकाब हटा दूंगी। राघवेंद्र जी, जो दूर से सब समझ रहे होते हैं, एक गहरी नज़र सिया पर डालते हैं और सोचते हैं, सिया जितना जलन में डूबेगी, मिहिर उतना ही रीति के प्यार में गहराता जाएगा। जो रिश्ता समझ से शुरू हुआ था, अब उसमें सच्चा लगाव बनता जा रहा है। इतने में मिहिर एक कटोरी में फल लाकर रीति के सामने रखता है और कहता है, अब ये खा लो, डॉक्टर ने कहा था विटामिन जरूरी हैं और कोई बहाना नहीं चलेगा। रीति मुस्कुराकर कहती है, ओके खा रही हूँ। राघवेंद्र जी फिर मिहिर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम आज फॉर्मल कपड़ों में यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? मिहिर उसकी बात सुनकर कहता है, दादी जी आपको लगता है अगर मैं ऑफिस चला गया तो ये आपका शैतान बच्चा शाम तक से सही सलामत रह भी पाएगा? अभी तो मैं 5 मिनट के लिए छोड़कर गया था सावन लेने के लिए, तो उसने खुद को दोबारा चोट लगवा लिया। आपको लगता है मैं इस दिन भर के लिए छोड़ दूंगा तो ये खुद को सही सलामत रख पाएंगी? रीति मिहिर की बात सुनकर मुंह बना लेती है और वही राघवेंद्र जी रीति की तरफ अपनी छोटी छोटी आंखें करके देखते हैं और कहते हैं, रीति ये क्या सुन रहा हूं मैं? रीति उसकी बात सुनकर एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहती है, नहीं दादाजी, रीति ने कुछ नहीं किया, वो तो रीति का पैर ही ठीक नहीं होना चाहता है। मिहिर उसकी बात सुनकर उसको घूर कर देखने लगता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा पैर ठीक नहीं होना चाहता? रीति उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अब वह ऐसा क्या बोले कि इन लोगों से बचपन, इसलिए वह फिर ड्रामा करते हुए कहती है, वो मुझे ना इसके मन की बात पता है। उसकी बात सुनकर श्रेया और राघवेंद्र जी किसी तरह अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वही मिहिर उसको अपने का जाने वाली नज़रों से देखने लगता है और कहती है, अच्छा जी, तो अब तुम्हारे पैर के पास उसका मन भी है? श्रेया मिहिर के इतना बोलते ही जोर जोर से हंसने लगती है और फिर कहती है, सॉरी भाई, लेकिन अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकती। अब आगे वही सिया मिहिर के चेहरे को ही एकटक देख रही होती है और फिर अपने मन में कहती है, मिहिर जब से डाइनिंग टेबल पर आया है उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा है और ऐसा वह कभी नहीं करता है। कहीं पता तो नहीं चल गया ना? नहीं नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलता, और अगर उसे कुछ पता चल क्या होता है तो अब तक वह घर से बाहर निकल चुका होता। वो सब इस लड़की की वजह से मेरे पास है, नहीं दे पा रहा है क्योंकि यह फालतू में ट्रैंट्रम थ्रो कर रही है और अपने दादाजी के सामने इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए शायद वह चुपचाप बैठा हुआ है और इसकी सारी नौटंकियों को झेल रहा है। मिहिर फिर नाश्ता करने के बाद सिया को अपनी गोद में उठता है और उसे अपने बेडरूम के लेकर चला जाता है। मिहिर बेड पर टेक लगाकर बैठा है, गोद में लैपटॉप रखा है। वो कुछ ज़रूरी मेल्स और रिपोर्ट्स पर काम कर रहा होता है। उसकी शर्ट की बाहें ऊपर मोड़ी हुई हैं, चेहरा थोड़ा गंभीर लेकिन शांत। वही रीति उसके सीने से लगकर उसकी गोद में बैठी थी, एकदम सिकुड़ी हुई, जैसे किसी पपी की तरह। रीति उसके पास बैठकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए वह टाइम पास करने के लिए धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलने लगती है। एक उंगली से बटन खोलने की कोशिश करती है, फिर उसे बंद करती है।
फिर दोबारा खोलती है। उसकी इस हरकत से मिहिर का ध्यान भटकने लगता है। वो रुककर उसकी तरफ देखता है। मिहिर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, रीति, क्या कर रही हो? रीति एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहती है, वो तो खेल रही थी। मिहिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर लैपटॉप साइड में रख देता है और एकदम से रीति को कसकर पकड़ता है और उसको बेड पर पिन कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, अब बहुत हुआ तुम्हारा डिस्टर्ब करना, अब तुम्हारी सजा तय है। रीति मिहिर के ऐसा करने से चौंक जाती है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, लेकिन मैंने क्या किया? मिहिर उसके बालों को कान के पीछे सरकाते हुए कहता है, अब तुम्हें बताना पड़ेगा, शर्ट का बटन खोलने का मतलब क्या होता है? रीति उसकी बात सुनकर डर जाती है और वही मिहिर उसके ऊपर झुकने लगता है और तभी एकदम से उनके रूम का गेट खुल जाता है और सिया अंदर आ जाती है। मिहिर जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ सुनता है, मिहिर का सारा ध्यान सिया की ओर चला जाता है। वो एक झटके में रीति से थोड़ा पीछे हट जाता है और तुरंत उठकर बैठ जाता है। रीति भी एकदम झेपकर जल्दी से खुद को ठीक करने लगती है और धीरे से बैठ जाती है। माहौल अचानक बहुत भारी हो गया था। सिया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और गुस्से की मिला जुला भाव था। वो चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ बोलना चाह रही थी पर शब्द गले में ही अटक गए। मिहिर सिया की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, सिया, नॉक क्यों नहीं किया तुमने? सिया उसकी आंखों में देखती है और फिर हल्के स्वर में कहती है, माफ करना, मुझे लगा आप अकेले होंगे, बस कॉफी देने आई थी। उसके हाथ में पकड़ा कॉफी मग अब भी कांप रहा था। वही मिहिर उसको गुस्से से देखता है और कहता है, शायद तुम भूल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरी शादी हो चुकी है तो मेरे बेडरूम में मेरे अकेले रहने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए आइंदा मेरे रूम में आने से पहले नॉक कर लेना। सिया मिहिर की तीखी बात सुनकर ठिठक जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। हाथ में पकड़ा कॉफी मग अब उसकी उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और फर्श पर टूटकर बिखर जाता है। मिहिर और रीति दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। सिया की आंखें अब भर आई थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभालते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, माफ़ी चाहती हूँ, अगली बार से ध्यान रखूंगी। इतना बोल वह धीरे से पीछे मुड़ती है, दरवाज़ा बंद करती है और बाहर निकल जाती है। रीति, जो अब तक चुप थी, वह थोड़ा सहमी हुई आवाज़ में कहती है, हस्बैंड, आपको उन्हें नहीं डांटना था, उनको चोट लगी है ना? मिहिर गहरी सांस लेकर बालों में हाथ फेरता है और कहता है, हाँ, आपसे नहीं डटूंगा। और फिर वह रीति की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है जो खुद को चोट पहुंचने वाले को भी माफ़ कर दे। फिर ऐसे ही करके एक वीक निकल जाता है। अब रीति का पैर भी ठीक हो गया था। रीति हमेशा की तरह मिहिर के बाहों में सो रही थी। तभी रीति की पलकों में हलचल होती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है। आंखों के सामने फैली हल्की सी सुनहरी रोशनी, कमरे में फैली नर्म सी गर्माहट और एक अजीब सी शांति उसे घेर लेती है। उस पल को महसूस करते हुए रीति का दिल बहुत हल्का और शांत लग रहा था, जैसे कोई अधूरी चीज़ अब पूरी हो चुकी हो। वो उस एहसास में डूबती जा रही थी और नहीं चाहती थी कि ये पल उससे छिन जाए। तभी उसकी नज़र सामने मिहिर के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, सांसें धीमी और गहरी चल रही थीं, मानो वो भी किसी सपने में हो। रीति को अचानक झटका सा लगता है। उसका शरीर हल्का सा कांप जाता है और वो उठने की कोशिश करती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि मिहिर की बाहें अब भी उसे थामे हुए हैं, जैसे वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। रीति का दिल और तेज धड़कने लगता है, लेकिन फिर जैसे ही वो मिहिर के शांत चेहरे की ओर देखती है, रात की सारी बातें, सारी नज़दीकियां उसे याद आने लगती हैं और एक प्यारी सी मुस्कान उसकी होंठों पर खिल जाती है। वो अब घबराई हुई नहीं थी, उसके भीतर एक अलग सी गर्माहट भर गई थी। धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियां मिहिर के चेहरे की ओर बढ़ाती है। पहले हल्के से वह उसके गाल को छूती है। उसकी त्वचा की नरमी ने रीति को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने मिहिर की पलकों को नर्म से छूती, जैसे उस सपने को महसूस कर रही हो जो मिहिर उस वक्त देख रहा हो। और तभी रीति की नज़रें मिहिर के होंठों पर जाकर ठहर जाती है। वो पल, वो रात, जब मिहिर ने उसे किस था, सब कुछ उसके जहन में जैसे ताज़ा हो गया। उस पल का एहसास उसके रग रग में दौड़ने लगा। उसका दिल बेकाबू हो रहा था, धड़कनों की आवाज़ जैसे कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। अपने कांपते हाथों से रीति मिहिर के होंठों को छूती है, बस एक पल के लिए, लेकिन फिर वह डर कर फौरन अपने हाथों को खींच लेती है।
लेकिन जब वह मिहिर को अब भी शांति से सोते हुए देखती है तो वह दोबारा मिहिर के होठों को टच करने लगती है और उसे महसूस करने लगती है। लेकिन तभी मिहिर थोड़ा सा हिलता है जिससे रीति डर के मारे तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेती है। लेकिन मिहिर अब भी चुप था। लेकिन हिम्मत जुटाकर रीति फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाकर वह उसके लिप्स के साथ खेलने लगती है। लेकिन तभी अचानक से मिहिर अपना मुंह खोलता है और रीति की उंगलियों को अपने होठों के बीच में दबा लेता है, जिससे रीति एकदम से डर जाती है और उसका शरीर जैसे जम गया हो। उसकी सांसें थम सी जाती है और फिर तभी मिहिर अपनी आंखें खोल देता है। रीति की आंखें डर और हैरानी से फैल जाती है। वो तुरंत पीछे हटने लगती है, लेकिन मिहिर बिना कोई देरी किए उसे पकड़ लेता है और पल भर में रीति उसके नीचे थी। रीति घबरा चुकी थी और उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह डरते हुए कहती है, मैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। लेकिन मिहिर उसे बस देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मिहिर न धीरे से उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। रीति की आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो जाती है। तभी मिहिर फिर मुस्कुराता है और उसके दोनों गालों पर एक एक किस करता है। रीति कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मिहिर आज कुछ अलग ही लग रहा था। मिहिर फिर थोड़ा पीछे हटता और मुस्कुराते हुए कहता है, जाओ, फ्रेश हो जाओ। रीति अब पूरी तरह से शर्मा चुकी थी। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। वो झट से उठी और बाथरूम की ओर भाग जाती है। मिहिर उसे जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कान थी। वो खुद को देखता है और खुद से ही हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सच में मैं ऐसा कर रहा था? उसके दिल में सवाल थे, पर चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज़ थी, सुकून।